हेलो यार, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल। तो चलिए करते हैं शुरू। आपको पता है कि रिवीजन पहले भी कराते थे, बीच में कुछ दिन बंद किए थे। जब बहुत सारे अपडेट आ रहा था तो मैंने बंद कर दिया था। अब फाइनली आपको पूरे अप्रैल भर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं रिवाइज करवा दूंगा और 1 मई से 2023 से 24 के लिए शुरू करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में दो खूबसूरत प्रश्न लेकर आए हैं। दोनों प्रश्न अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। दोनों प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, यह MSN के लिए है, MSN 1 या 2 किसी में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, डायलिसिस, इसके उद्देश्य, इसके संकेत क्या है, जटिलता क्या है, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो डायलिसिस के बारे में हमको कंप्लीट बताना है। चलिए डायलिसिस के बारे में देखते हैं। देखिए, डायलिसिस एक आपका प्रक्रिया होता है। मान के किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया है, ठीक है, किडनी फेल हो चुका है, तो उस कंडीशन में उसके बॉडी में जो पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है जो ब्लड में रहता है, वह उसका मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जिससे होगा क्या कि उसका बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाएगा। और कार्बनिक पदार्थ जो है बॉडी के लिए खतरनाक होता है, जैसे यूरिया हो गया, क्रिएटिनाइन हो गया, समझ गए, ये सब चीज़ें हो गया। तो उसी प्रकार से डायलिसिस क्या करता है कि वेस्ट पदार्थ जो ब्लड में है उसको अलग कर देता है और ब्लड को अलग कर देता है। तो यह संभव होता है डायलिसिस के द्वारा, समझ गए। अब चूंकि डायलिसिस के काम हमारे बॉडी में नेचुरल रूप से किडनी करता है, तो जब किडनी फेल हो जाता है तो ये प्रोसेस किया जाता है। ओके, डायलिसिस यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थों को दाब एवं विसरण द्वारा बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस दो प्रकार का होता है, मैंने बता दिया कि डायलिसिस एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है और ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है, छनने का काम करता है। ठीक है, जो छनने का काम हमारा किडनी करता है, लेकिन किडनी फेलुअर होने के बाद व्यक्ति को यही डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिसमें वेस्ट पदार्थ को क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है और रक्त को शरीर के अंदर भेज देता है, शुद्ध रक्त को। ठीक है, डायलिसिस समझ गए। अब डायलिसिस जो है दो प्रकार के होता है, ठीक है, दो प्रकार के। एक डायलिसिस होता है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, यह सभी जगह उपस्थित अब अवेलेबल भी नहीं होता है। इस कारण से जो है यह क्या होता है, उतना ज़्यादा चर्चा में नहीं है, उतना ज़्यादा लोग इसको यूज नहीं करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें रोगी की पेरिटोनियल कैविटी जो होता है, उस पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर डालकर इसका इरिगेशन किया जाता है। समझ गए चीज़ों को। अब इसमें भी वेस्ट मटेरियल को बाहर जो है निकाला जाता है, समझ गए। वेस्ट मटेरियल को यहाँ भी बाहर निकाला जाता है, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि वहाँ पे पूरा प्रोसेस में होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे। पेरिटोनियल में इरिगेशन किया जाता है, ठीक है। इसमें एक कैथेटर होता है जो कि देख सकते हैं, यही ये एब्डोमिनल वाला भाग है, ठीक है, ये एब्डोमिनल वाला भाग है। इसके निचले हिस्से में पेरिटोनियल होता है, कैविटी है, इसमें एक कैथेटर डाला जाता है, ठीक है, सर्जरी करके एक कैथेटर डाला जाता है। अब यह कैथेटर क्या होता है, इसमें दो 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 मुहा कैथेटर होता है। एक में होता है जो डायलिसिस फ्लूइड भरा होता है, वह आता है, इसमें इरिगेट करता है, ठीक है, और यह फिर जो है बाहर निकालता है वेस्ट मटेरियल को। तो एक बैग में वेस्ट मटेरियल जमा होता है, ठीक है। यह डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, जो बॉडी के लिए आवश्यक जो तरल होता है वह एक साइड से भेजा जाता है, ताकि पेशेंट को जो है अनबैलेंस ना हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का अनबैलेंस ना हो, समझ गए। इसलिए डायलिसिस सॉल्यूशन को भेजा जाता है और यहाँ से इरिगेट होकर जो है जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकलता है, ठीक है। तो यह पेरिटोनियल डायलिसिस है, यह भी एक डायलिसिस है। आगे चलिए, अब दूसरा है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस कहने का मतलब होता है कि हेमोडायलिसिस सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यह डायलिसिस बहुत लोग करवाता है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, समझ गए। हेमोडायलिसिस जो होता है यह अत्यधिक इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावी तकनीक है। इसमें रक्त से हानिकारक पदार्थों को हटाकर शुद्ध रक्त को पुनः रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। हेमोडायलिसिस बहुत प्रचलित है। इसमें व्यक्ति से अशुद्ध रक्त जो हानिकारक है पदार्थ उसको निकालकर और शुद्ध रक्त को पुनः बॉडी में वापस से भेज दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा प्रक्रिया ही होता है कि अशुद्ध ब्लड निकलता है, ठीक है, उसका वेस्ट पदार्थ बाहर हो जाता है और शुद्ध ब्लड जो है फिर से बॉडी में एक साइड से चला जाता है।
यही हीमोडायलिसिस होता है। यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यह आपके आसपास अवेलेबल रहता है, आपके आसपास के एरिए में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे वो पेरिटोनियल डायलिसिस हो चाहे हेमोडायलिसिस हो, पेरिटोनियल डायलिसिस का काम है कि पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर डालकर इरिगेट करना, यानी उसे जो है इरिगेट मतलब होता है क्या चीज़, उसको अलग करना, धोना, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी को। लेकिन हीमोडायलिसिस का काम है कि इसमें हीमोडायलेजर होता है, मशीन होता है, जिसमें बॉडी से बॉडी के एक एक कैथेटर से, एक कैनुला से बॉडी से ब्लड बेस्ट जो मतलब बगैर छना हुआ ब्लड बॉडी से आता है, मशीन में जाता है। मशीन में छनने के बाद जो है वापस एक साइड से बॉडी में शुद्ध ब्लड आते जाता है, समझ गए। ये डायलिसिस होता है। अब ये जो चाहे पेरिटोनियल डायलिसिस हो या फिर हीमोडायलिसिस हो, दोनों डायलिसिस जो है रीनल फेलुअर के बाद ही की जाती है। अब रीनल फेलुअर कहने का मतलब है कि किसी को किडनी फेल कर चुका है। किडनी फेल करने का संकेत क्या होता है, किडनी फेल हो जाएगा तो यूरिया की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है ब्लड में, बढ़ जाएगा काफ़ी, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिनाइन जो होता है उसका सांद्रता बढ़ जाएगा, तो जिससे पता चलेगा कि किडनी जो है फेल है, ठीक है। और उसके बाद ही जो है आपके डायलिसिस दोनों प्रक्रिया अपनाया जाता है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। यही है डायलिसिस। सबसे पहले यहाँ पे एक पेशेंट है, ठीक है। अब डॉक्टर क्या करते हैं कि डॉक्टर डायलिसिस जब करने जाते हैं तो डायलिसिस करने के लिए दो जो है रास्ता बनाते हैं, ठीक है। दो जो है कैनुला लगाते हैं, एक ही हाथ में दो कैनुला लगाते हैं, दोनों का अलग अलग रास्ता बनाते हैं, ठीक है। एक जो होता है वह अशुद्ध ब्लड को लेकर इस मशीन के अंदर आता है, डायलेजर के अंदर, जिसे हम लोग डायलेजर कहते हैं, मशीन जो छानता है। अब यह डायलेजर जो है ब्लड को क्या करता है, इरिगेट करता है, मथता है, और उसके बाद जो होता है यहाँ पे भेजता है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या करता है, यहाँ पे आपको अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालता है। और दूसरी चीज़ें होता यह है कि एक ये जो डब्बा होता है, ए वाला डब्बा, इसमें डायलिसिस फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, जिसमें आपको वाटर होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है जो बॉडी के लिए आवश्यक है। अब ऐसा होता है ना कि ब्लड निकल रहा है तो ब्लड में बहुत सारे शरीर के लिए उपयोगी तत्व है, ठीक है, उपयोगी तत्व मौजूद है, जैसे हो गया ग्लूकोज, हो गया वाटर, हो गया और भी चीज़ें हैं, जिसको बॉडी में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो उसके इम्बैलेंस को, गड़बड़ी, असंतुलन होने से बचाने के लिए, चूँकि ब्लड निकल रहा है एक साइड से, अब शुद्ध होगा तब तो फिर अंदर जाएगा ना, तो इससे पहले जो है बॉडी के लिए क्या किया जाता है कि अब देखिए वेस्ट ब्लड है, ब्लड में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो है हो चुका है, डायलिसिस हुआ, तो अब ब्लड से हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह निकल सके, तो इससे बचने के लिए जो है डायलिसिस फ्लूइड को भेजा जाता है इस फ्रेश वाले ब्लड के साथ में बॉडी के अंदर, जिससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस व्यक्ति में न हो डायलिसिस के बाद। इसलिए यह 1 गैलन जो है फ्लूइड का, फ्रेश फ्लूइड का लगा होता है, और यह 1 गैलन तो ये वेस्ट मटेरियल के लिए है जो छनने के बाद इसमें आता है, समझ गए। तो फिगर से समझ लीजिए, यह डायलेजर होता है। डायलेजर जो है क्या करता है कि फ्लूइड और फ्रेश ब्लड को मिलाकर बॉडी के अंदर भेजता है एक साइड से, ठीक है। तो यही जो है आपका हो गया क्या चीज़, डायलिसिस मशीन, ओके। और यह डायलिसिस जो है आपको क्या चीज़ पर काम करता है, दाब और विसरण पर काम करता है, जिससे हमारे ब्लड से वेस्ट पदार्थों को बाहर करता है, ठीक है, डायलेजर की सहायता से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है, देख लीजिए, मैंने जितना ऊपर बताया सबका इंग्लिश यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, डायलिसिस कराने के पीछे का पर्पज, उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ है, जो बाहर निकलना चाहिए यूरिन के रास्ते, वो नहीं निकल पाता है, तो उस उत्सर्जी पदार्थ को हटाने के लिए पहला काम। दूसरा काम है कि शरीर में अधिक तरल हो, अधिक वाटर बॉडी में जमा हो गया हो, तो उसको भी बाहर करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को जो है, इलेक्ट्रोलाइट को समान स्तर बनाए रखने के लिए, रक्त में प्रोटीन के अंतिम पदार्थों को बाहर निकालना है। रक्त में बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो जाए वह भी गड़बड़ी है, तो इसको बाहर निकालना। रक्त के जो पीएच मान होता है इसको भी नॉर्मल बना के रखना, क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल बढ़ेगा रक्त में तो पीएच मान गड़बड़ा जाएगा, तो इसको भी बना के रखता है।
अन्य जटिलताओं की रोकथाम करना। ठीक है, डायलिसिस का उद्देश्य है कि अन्य जटिलताओं को भी रोकथाम करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट को समान बनाए रखना, अत्यधिक जल को बाहर निकालना। ठीक है, प्रोटीन के मात्रा ज़्यादा है तो उसे सामान्य करना, रक्त का पीएच मान सामान्य बनाए रखना, अन्य जटिलताओं की रोकथाम करना, यही जो है डायलिसिस का उद्देश्य है। ओके, यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे दिया है। अब आता है संकेत। अब आपको पता लगेगा कि किन पेशेंटों को डायलिसिस हो सकता है, किन्हें दे सकते हैं, यह संकेत से ही पता चलेगा। ठीक है, तो संकेत पढ़ने के लिए अच्छे से ध्यान दीजिए। संकेत में है एक्यूट रीनल फेल्यूर, किसी को अचानक किडनी फेल हो गया है। ठीक है, किसी को अचानक किडनी फेल हो गया हो तो उस कंडीशन में भी डायलिसिस करवा कर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉनिक वृक्कीय विफलता, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, किसी को लंबे समय से किडनी फेल है तो उसको भी डायलिसिस कराया जाएगा। दोनों कंडीशन में डायलिसिस होगा, रीनल फेल्यूर में या क्रॉनिक फेल्यूर, क्रॉनिक में, एक्यूट या क्रॉनिक दोनों फेल्यूर में आपके डायलिसिस होंगे, क्योंकि फेल्यूर में ही डायलिसिस होगा। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होना, मैंने पहले ही बता दिया कि यूरिया की मात्रा अधिक बढ़ रहा है, मतलब यह संकेत करेगा कि बॉडी में जो है रीनल फेल्यूर है। ठीक है, किडनी के रोगों के कारण मस्तिष्क में विकार, किडनी के कारण अगर आपके ब्रेन में समस्या कर रहा है तो उसमें भी डायलिसिस करवाया जाता है। ठीक है, गंभीर सूजन होने पर, गंभीर सूजन भी जो है आपके किडनी को जो है क्या करता है, किडनी खराब होने का संकेत देता है। तो उस कंडीशन में गंभीर सूजन होने पर शरीर में जो अनावश्यक तरल है उसको बाहर निकाला जाता है। उपापचय अम्लता होने पर, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने पर इसे कम करना, और नेफ्रेक्टोमी होने के बाद, अगर आपको किडनी वगैरह के कोई सर्जरी हो रखा है, नेफ्रेक्टोमी, तो इस कंडीशन में भी जो है आपको क्या किया जाएगा, डायलिसिस हमेशा करवाया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये सब संकेत है। तो ये सब संकेत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको पूछ लेगा कि बताइए रीनल फेल्यूर में डायलिसिस कब कब करेंगे, तो देख लीजिए, दोनों किडनी फेल्यूर में, एक्यूट या क्रोनिक में, जब यूरिया की मात्रा बढ़े उसमें, किडनी का कोई रोग हो उसमें, ठीक है, गंभीर सूजन होने पर, अम्लीय अम्लता होने पर, उपापचय अम्लता होने पर, या फिर सर्जरी हो रखा है किडनी का, तो उस कंडीशन में भी जो है आपके ये ज़रूरत पड़ेगा डायलिसिस का। ठीक है, तो ये हो गया संकेत। अब आता है जटिलता। ठीक है, अब आता है जटिलता, डायलिसिस कराने का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है आप देख लीजिए। शरीर में तरल की कमी, मान गए डायलिसिस हो रहा है, ब्लड का वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जा रहा है, तो हो सकता है उसमें से तरल के वेस्ट के साथ में तरल भी जो है ज़्यादा निकल जाए, तो तरल की कमी महसूस हो सकता है जटिलता में। ठीक है, शरीर में खून की आयतन में कमी हो जाएगा। अब जो खून पहले 2 लीटर था, हो सकता है डायलिसिस कराने के बाद 3 लीटर हो जाए, तो आयतन में कमी आ सकता है, जिसे हाइपोवोलेमिया कहते हैं। ठीक है, बीपी अत्यधिक कम हो जाना, अब जो बीपी पहले ब्लड जब डायलिसिस होगा तो नॉर्मल सी बातें हैं कि बीपी कम ही जाएगा पहले से, तो हाइपरटेंशन, आघात लग सकता है अगर गंभीर रूप से कम जाए, या डायलिसिस कराने पर कोई समस्या हो जाए, कोई सामान लीकेज वगैरह हो जाए, ब्लड बॉडी में ना पहुँचे, तो उस कंडीशन में कम जाएगा, हाइपोवोलेमिक हो जाएगा और व्यक्ति को शॉक लग जाएगा तरल पदार्थों की कमी होने से। ठीक है, सेप्टेसेमिया, गंभीर संक्रमण व्यक्ति को हो सकता है डायलिसिस के दौरान, सीने में दर्द हो सकता है, पैरों में ऐंठन क्रैम्प हो सकता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी हो सकता है। ठीक है, संक्रमण होता है, कार्डियक एर्थेमिया हो सकता है, एंड पोटेशियम असंतुलन इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये सब जटिलता है पेशेंट में जो है कराने का, ये सब जटिलता होता है कि खून में कमी, शरीर में तरल की कमी, बीपी घट जाना, आघात लगना, गंभीर संक्रमण होना, सीने में दर्द होना, पैरों में ऐंठन होना, हेपेटाइटिस बी एंड सी, कार्डियक एरिथेमिया, पोटेशियम असंतुलन। बातें को समझ गए? चलिए, प्रोसीजर क्या है अब यहाँ पे देखिए, इसके कुछ प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि हेमोडायलिसिस, जो सेकेंड वाला डायलिसिस है हेमोडायलिसिस, इसमें रक्त शुद्धिकरण का एक मशीन होता है डायलेजर, जो कि ऊपर मैंने बताया। यह डायलेजर ही क्या करता है, दाब एवं विसरण के द्वारा वेस्ट पदार्थों को अलग करता है ब्लड से। ठीक है, इसके अंतर्गत होता यह है कि अशुद्ध आर्टेरियल ब्लड को इसमें भेजा जाता है। ठीक है, इसमें होता यह है कि जो अशुद्ध ब्लड होता है उसमें आर्टेरियल ब्लड को इसमें भेजा जाता है, और रक्त से दाब एवं विसरण प्रक्रिया के कारण हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ छन जाते हैं एवं रक्त शुद्ध हो जाता है। इस शुद्ध रक्त को रोगी के सीधा वेन में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, देखिए होता यह है
कि जो हेमोडायलिसिस होता है, हेमोडायलिसिस में जो डॉक्टर होते हैं 2 रास्ता बनाते हैं, समझ गए? एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। एक रास्ता से जो है डायलेजर में ब्लड को भेजा जाता है छानने के लिए, और एक जो रास्ता होता है वह डायलेजर से निकलता है शुद्ध ब्लड, और वह जो है बॉडी के अंदर जाने के लिए होता है। तो जैसे मान गए यह एक हाथ है, यह एक ही हाथ पर जो है दोनों रास्ता बनाया जाता है, एक निकलने के लिए और एक वापस अंदर आने के लिए, ठीक है? और बाकी इसके बीच में जो प्रोसेस होता है सब डायलिसिस में होता है, ठीक है? समझ गए? चलिए, ये चीज़ हो गया। आगे चलिए। इसके लिए रोगी के शरीर से रक्त संपर्क बनाया जाता है जिसे फिस्टूला कहते हैं। वही फिस्टूला मैंने बताया ना, फिस्टूला का मतलब ही होता है कि एक नली दूसरे नली से कनेक्ट हो जाना, ठीक है? तो वही फिस्टूला, जैसे हमारे बॉडी में हाथों में क्या होगा, एक मोटा सा फिस्टूला बनाया जाता है ताकि ब्लड आराम से निकल सके, तेजी जितना चाहिए, और एक साइड से फिस्टूला बॉडी में जोड़ा जाता है कि ब्लड बॉडी में वापस किया जाए। तो यही फिस्टूला होता है, ठीक है? फिस्टूला क्यों बनाया जाता है कि शरीर को रक्त संपर्क बनाया जाए, ठीक है? इससे अशुद्ध रक्त प्राप्त कर शुद्ध रक्त शरीर में इन्फ्यूज किया जाए, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि कैनुला वाला लगाते हैं, नहीं। इसके लिए फिस्टूला के लिए डायलिसिस वाला जो फिस्टूला लगाया जाता है वह मोटा मोटा होता है, आप लोग देखिएगा पता चल जाएगा। वह क्या क्या आता है कि व्यक्ति के एक साइड से फिस्टूला लगाकर ब्लड को निकलने वाला होता है और एक साइड से ब्लड शुद्ध होकर अंदर जाने वाला होता है, ठीक है? दोनों में जो है आपके कैनुले टाइप के होता है, लेकिन मोटा कैनुला होता है, समझ गए? ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए? यही प्रोसीजर था, मैंने प्रोसीजर बता दिया। अब आता है हेमोडायलिसिस के दौरान देखभाल, ठीक है? तो हेमोडायलिसिस के दौरान देखभाल कैसे कैसे करेंगे आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने में है। हेमोडायलिसिस प्रक्रिया से पूर्व रोगी का वजन जांचना चाहिए, रोगी से प्रक्रिया की लिखित सहमति ले, ठीक है? रोगी को प्रक्रिया के बारे में समझाएं, रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा दे, डायलिसिस से पूर्व चिकित्सीय परामर्श जांच जरूर करा ले, ठीक है? उसके बाद डायलिसिस के दौरान रोगी को शांत आरामदायक वातावरण प्रदान करें, रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करें, ठीक है ना? ये सब करना चाहिए। आगे है हीमोडायलिसिस के दौरान एंटीकोगुलेंट जैसे हिप्रिन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रक्त का थक्का न बन सके डायलिसिस के दौरान, ओके? डायलिसिस से पूर्व रोगी को एंटी हाइपरटेंसिव एवं वैसोडिलेटर ड्रग नहीं लेने देने चाहिए। अगर डायलिसिस कराना है तो उससे पहले एंटी हाइपरटेंशन जो उच्च रक्तचाप के लिए आता है दवाई, वो दवाई, और वैसोडिलेटर जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने वाला हो, इन दोनों ड्रग का नहीं लेने देना चाहिए, ठीक है? अगर ले रहा हो पेशेंट तो, ओके? 10वां है, यहाँ पे देख लीजिए, संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान रोगी को वाइटल साइन का चेक करते रहेंगे, टीपीआर एवं बीपी चार्ट भी तैयार करेंगे, फिस्टूला जहां पे लगाए हैं उसका नियमित जांच करेंगे और रक्तस्राव को नोट करेंगे। यदि आवश्यक हो तो ऑक्सीजन दे सकते हैं। हीमोडायलिसिस पूर्ण होने के बाद रोगी का वजन पुनः जांचें। रोगी को फिस्टूला एवं शंट को साफ करना चाहिए जो फिस्टूला लगा जाता है, ठीक है? रोगी को पोस्ट हेमोडायलिसिस दवाएं प्रदान करना चाहिए। तो ये मैंने 16 पॉइंट आपको बता दिया, आप अपने तरीका से भी लिख सकते हैं डायलिसिस के बाद केयर, ठीक है? चलिए, यहाँ पे टोटल हो गया, ये भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप लोग इसको जो है हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अब आता है दूसरा पॉइंट है आपका पेप्टिक अल्सर। देखिए, पेप्टिक अल्सर, अल्सर क्या होता है? अल्सर मतलब होता है छाला पड़ जाना, घाव टाइप से हो जाना, ठीक है? तो पेप्टिक अल्सर कहने का मतलब है कि इसके कारण, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन सब चीज़ बताना है। तो चलिए हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में देखते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? देखिए, पेप्टिक अल्सर आपके यहाँ पे ग्रसनी होगा, प्रसनी नहीं होगा, ठीक है? ग्रसनी, यहाँ पे ग्रसनी कर लीजिएगा, ठीक है? ये कहता है, देखिए, पेप्टिक अल्सर जो होता है आपके म्यूकोसा जो होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जैसे पेट हो गया, तो पेट का आंतरिक जो लेयर होगा, ठीक है, अंदर से जो लेयर होगा, उस लेयर के उस सतह पर छला बन जाता है। अब ऐसा नहीं है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि यह घाव सिर्फ पेट वाले एरिया में ही होता है, यह छोटी आंत के जो है, जो ड्यूडेनल होता है, उस ड्यूडेनम में भी हो जाता है, ग्रहणी में भी होता है, देख सकते हैं फिगर में। यहाँ पे ये पाइलोरिक है, ठीक है? ये जो आपका रास्ता है जो अमाशय और ड्यूडेनम को जोड़ता है वह पाइलोरिक वाल्व है, ठीक है? यहाँ पे संकुचन होता है, यही पाइलोरिक वाल्व है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। इधर ये ड्यूडेनम है, ग्रहणी है। अगर यह छल्ला अगर ड्यूडेनम के सतह पर हो जाए, छोटी आंत के सतह पर, तो वह जो है ड्यूडेनल अल्सर होता है। अगर यह घाव, यह छल्ला यहाँ पेट के किसी एरिए में, पेट के अंदरूनी सतह पर म्यूकोस जो होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उस पर अगर हो जाए इस टाइप से छल्ला, तो वह स्टोमिक अल्सर, या इसी को जो है हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, ठीक है?
और अगर आहार नाल मतलब आपके भोजन के नली में अगर कहीं पर छल्ला हो जाए तो उसे इसोफेगस अल्सर कहते हैं। ठीक है, यही पेप्टिक अल्सर का प्रकार भी होता है कि अगर छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में अगर छल्ला घाव बनता है तो उसे ड्यूडेनम अल्सर कहते हैं। और अगर पेट के एरिया में अंदरूनी सतह में कहीं भी अल्सर बन जाए इस प्रकार से तो उसे स्टोमिक अल्सर यानी गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। बातें को समझ गए? चलिए, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए कि ग्रसनी, अमाशय, पेट और अग्रांत मतलब आंत के आगे की भाग में म्यूकस मेम्ब्रेन का क्षतिग्रस्त होना यानी घाव बनना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। कहाँ कहाँ? ग्रसनी में यानी ड्यूडेनम में, अमाशय में, ठीक है, यानी गैस्ट्रिक, और अग्रांत की, ठीक है, अग्रांत मतलब आंत के आगे वाला भाग ड्यूडेनम में म्यूकस मेम्ब्रेन का क्षति होना या घाव बनना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। ठीक है, यह घाव आहार नली के मसलोरिस म्यूकोसा तक गहरे हो सकते हैं। ये घाव जो है आपके आहार नाल तक भी हो सकते हैं। ओके, आगे है यहाँ पे, यह दो प्रकार का होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है और एक ड्यूडेनल अल्सर होता है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है बता दिए, ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है बता दिए कि यह आमाशय पेट के एरिए में पेट के अंदरूनी सतहों पर म्यूकस मेम्ब्रेन अगर क्षतिग्रस्त हो रहा है तो वह गैस्ट्रिक अल्सर होगा। और अगर छोटी आंत के अगला भाग यानी ड्यूडेनम के अंदरूनी सतह पर अगर छल्ला या घाव बन रहा है तो वह ड्यूडेनल अल्सर होगा। समझ गए? बात समझ गए? फिगर भी देख लिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं। कारण क्या होता है, अंदर छल्ला बनने का, घाव बनने का कारण क्या होता है? तो कारण मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कारण बहुत सारे संक्रमण हो सकता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे पेट में जो समस्या होने का जो बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टीरियर पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया याद रखिएगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है HCl, इसका बहुत ज़्यादा स्राव भी आपके क्षतिग्रस्त करेगा म्यूकस को। ठीक है, लंबा उपवास, बहुत ज़्यादा फास्टिंग रहने से भी हो सकता है, स्मोकिंग करने से भी हो सकता है, शराब पीने से हो सकता है, तंबाकू खाने सेवन करने से भी हो सकता है, कोई गैस्ट्राइटिस हो, क्रोन डिजीज हो, पैंक्राइटिस हो, पैंक्रियाज की समस्या, गैस्ट्रिक मतलब वही पेट की समस्या। ठीक है, एनसैड दवाइयों का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, समझ गए, भावनात्मक तनाव, तो ये सब कारण आपके बनते हैं किसका? समझ गए ना? गैस्ट्रिक यानी पेप्टिक अल्सर का। तो पेप्टिक अल्सर का कारण पूछेगा तो क्या बताइएगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, हाइपर यानी गैस्ट्रिक जूस का बहुत ज़्यादा स्राव होना, बहुत समय से लॉन्ग फास्टिंग करना, स्मोकिंग करना, शराब पीना, तंबाकू च्युवन करना। ठीक है, गैस्ट्राइटिस, पैंक्रेटाइटिस, एनसैड दवाइयों का उपयोग करना। एनसैड मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है। ठीक है, तो इन दवाइयों का उपयोग भी आपको अंदर क्षतिग्रस्त करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन को। ठीक है, और फिर अल्सर हो सकता है। लक्षण में क्या क्या लक्षण होगा? अगर किसी को इस प्रकार से समस्या होता है तो क्या लक्षण होगा? तो लक्षण आपके सामने में है। पेट में जलन होगा। ठीक है, सबसे पहले पेट में जलन होगा, हार्ट वन। ठीक है, सीने में जलन, पेट में जलन होगा, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होगा, पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, पेन आपके पेट में दर्द होगा। ओके, उल्टी की मन हो सकता है, जिम में चल सकता है। समझ गए? ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सबसे पहले उसके बाद होगा भूख नहीं लगेगा, आपका पानी नहीं लिया जाएगा, निर्जलीकरण होगा, वजन कमने लगेगा, खून की उल्टी हो सकता है, इस छाला से खून निकल सकता है, खून की उल्टी हो सकता है। ठीक है, मल में रक्त आना, मल में भी रक्त आ सकता है। मान गए अगर आपके पेट के किसी एरिया में बहुत ज़्यादा छल्ला है, छोटी आंत के आगे भाग में ड्यूडेनम में छल्ला है, बहुत ज़्यादा घाव बन गया है, तो वहाँ से रक्त आएगा ही, तो वह रक्त पैखाना मल के द्वारा या उल्टी के द्वारा आ सकता है। समझ गए? ध्यान रखिएगा, व्यक्ति भोजन निगलेक्ट करने लगता है, भोजन खाने का मन नहीं करता, निगला नहीं जाता है छल्ला के कारण, तो वजन घटने लगेगा, पानी नहीं लिया जाता है तो निर्जलीकरण होने लगेगा, भूख नहीं लगता है इससे कंडीशन में। समझ गए? तो ये सब अनुभव जरूर होता है, ये सब याद रखिएगा। पेट में, सीने में जलन, पेट के ऊपरी भाग में दर्द, उल्टी होना, जी मचलना। समझ रहे हैं इन बातें को? ओके, डायग्नोसिस क्या है, इसका निदान क्या है? तो निदान में सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग किया जाता है, पेशेंट का इतिहास लिया जाता है, जाना जाता है इसके बारे में। आगे है शारीरिक परीक्षण किया जाता है, बेरियम एक्सरे। बेरियम का काम होता है कि चीज़ें को फ्रेश दिखाना, इमेज को फ्रेश दिखाना, तो बेरियम वाला एक्सरे करवाया जाता है। गैस्ट्रोस्कोपी होता है, कैमरा के जो द्वारा देखा जाता है।
ब्लड की जांच में एच पाइलोरी की जांच, WBC की जांच किया जाता है, समझ गए। तो ब्लड जांच होता है उसमें एच पाइलोरी संक्रमण और WBC का जांच किया जाता है, ठीक है। आगे है एसोफेगो, देख लीजिए, एसोफेगो ड्यूडेनोस्कोपी किया जाता है। मतलब जो इंडोस्कोपी होता है ना, उसमें एसोफेगस से लेकर ड्यूडेनम तक स्कोपी किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे एसोफेगो ड्यूडेनोस्कोपी कहते हैं। मल की भी जांच कराया जाता है। तो ये सब हो गया आपका डायग्नोसिस, ठीक है। अब जटिलता क्या होगा, पेप्टिक अल्सर का क्या जटिलता होता है। तो जटिलता में अगर घाव गंभीर है, छला गंभीर है, तो तीव्र रक्तस्राव होगा, ठीक है। सीवियर पैंक्राइटिस होगा, यानी तीव्र अग्नाशय प्रदाह होगा। पेरिटोनियम में संक्रमण, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, समझ गए, पेरिटोनियम हिस्सा में संक्रमण। गंभीर कुपोषण यानी सीवियर माल न्यूट्रिशन, पाइलोरिक भाग में अवरोध हो सकता है। तो ये सब जो है आपके जटिलता है, ठीक है। पाइलोरिक भाग में अवरोध होना, ठीक है, गंभीर कुपोषण होना, चूंकि भोजन छोड़ दिया रहता है पेशेंट, पेरिटोनियम में संक्रमण होना, सीवियर पैंक्राइटिस होना और सीवियर हेमरेज होना, ठीक है। तो ये सब जटिलता है। अब आता है चिकित्सीय प्रबंध। चिकित्सीय प्रबंध, सर्जिकल मेडिकल प्रबंध, समझ गए, सर्जिकल प्रबंध और नर्सिंग प्रबंध। नर्सिंग प्रबंध तो होगा ही होगा, लेकिन आपको चिकित्सीय प्रबंध में एंटी माइक्रोबियल दवाई दिया जाता है, समझ गए। यानी एंटी माइक्रोबियल कहने का मतलब है कि सूक्ष्म जीवों से एंटीबायोटिक दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे एमोक्सिसिलिन, क्लेथ्रोमोमाइसिन, मेट्रिडाजोल, टेट्रासिलिन और ओमेप्राजोल। ये सब दवाइयाँ एंटी माइक्रोबियल है, एंटीबायोटिक दवाई है, जिसको दिया जाता है पेशेंट को समस्या होने पर, ठीक है। दूसरा है, ध्यान में दीजिएगा, मेट्रिडाजोल पेट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला एंटीबायोटिक है, समझ गए। तो मेट्रिडाजोल जरूर लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। बाकी एमोक्सिसिलिन तो पेट के लिए उतना नहीं आता है, समझ गए। क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासिलिन, ओमेप्राजोल, ये सब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एंटासिड। एंटासिड हार्टबर्न, पेट के जलन की समस्या को कम करता है। म्यूकोस को क्या करता है, म्यूकस में अगर कहीं पे छाला वगैरह है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। तो एंटासिड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। यह एंटासिड बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है इसमें, ठीक है। प्रोटीन पंप इन्हीबेटर। प्रोटीन पंप इन्हीबेटर कहने का मतलब है कि यह दवा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रवण को कम करता है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेनिटाइडिन, सिमेटाइडिन, ठीक है। यह दवा क्या करता है, इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, यह गैस्ट्रिक होता है जो गैस को कम करता है, ठीक है, गैस को रिफ्लेक्स करता है। जो HCl होता है इसको सिक्रेशन को कम करता है, क्योंकि HCl अगर ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो यह म्यूकस को और क्षतिग्रस्त करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल अम्ल होता है, ठीक है। म्यूकोसल प्रोटेक्टिव ड्रग दिया जाता है, जैसे सुक्रलफेट, ठीक है। सुक्रलफेट जो होता है यह म्यूकस प्रोटेक्टिव ड्रग होता है। सुक्रलफेट बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके म्यूकोसा को मरम्मत करने में, म्यूकोसा को अच्छा करने में, अंदरूनी सतह को। सुक्रलफेट जलन उलन सब में काम आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा दवाई होता है, समझ गए, सिरप में आता है। ब्लीडिंग को रोकने हेतु दवाई होता है सोमैटोस्टेटिन, ट्रेनेक्सामिक एसिड, ठीक है। ब्लीडिंग अगर आ रहा हो तो उसे रोकने के लिए ट्रेनेक्सामिक एसिड दे सकते हैं। छठा है एंटीमेटिक, उल्टी को रोकने के लिए एंटीमेटिक देते हैं, समझ गए। और सभी दवाइयाँ चिकित्सक के अनुसार ही देते हैं। तो ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छा से, यहाँ पर मैंने इंग्लिश दे रखा है, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सर्जिकल प्रबंध में, सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी इसका बहुत सारा ऑप्शन है। पहला है वैगोटॉमी। इस सर्जरी में जो वेगस नर्व होता है उसको काट दिया जाता है। वेगस नर्व जो महसूस कराता है कि हमें फलाना समस्या हो रहा है, उसी नर्व को जो है काट दिया जाता है, वेगोटॉमी। वेगोटॉमी में वेगस नर्व को ही काट दिया जाता है, जो सिग्नल ही नहीं मिलता है ब्रेन को कि हमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो यह वेगोटॉमी हो जाता है। पाइलोरोप्लास्टी होता है। इस सर्जरी में पाइलोरिक स्फिंक्टर को हल्का या शिथिल कर दिया जाता है। अब ये जो पाइलोरीप्लास्टी होता है यह इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब जिस भाग में इसको प्रवेश कराना हो वहाँ पे इसे प्रवेश करा के इससे जो है क्या किया जाता है, चाँप दिया जाता है या फैला दिया जाता है। तो पाइलोरीप्लास्टी क्या करता है कि पाइलोरी जो स्फिंक्टर होता है, जो ड्यूडेनम और पेट के बीच का जो भाग होता है, इसे हल्का सा शिथिल कर देता है, ठीक है, यानी कम कर देता है। बातें कुछ समझ गए। तीसरा है गैस्ट्रिक रिसेक्शन किया जाता है। गैस्ट्रिक रिसेक्शन कहने का मतलब है कि इसमें जो पेट अमाशय होता है उसके एंट्रम वाले भाग को हटा दिया जाता है तथा शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, पेट का मान गए, पेट का जो
एंट्रम भाग है जहाँ पे म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्षतिग्रस्त हुआ है, अल्सर हुआ है, बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह से काम नहीं किया है, तो उस कंडीशन में जो है गैस्ट्रिक रिसेक्शन किया जाता है। गैस्ट्रिक रिसेक्शन में होता यह है कि जो ड्यूडेनम का पेट का जो एंट्रम भाग है उसे हटा दिया जाता है और जो शेष बच जाता है उसको ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है। अब ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम छोटी आंत का सबसे पहला भाग है जो पेट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मानिए ये पेट है, ठीक है, ए पेट है, ठीक है, ए पेट है आपका। मानिए ए पेट नहीं हो सकता है, समझिए ए पेट है, समझिए ए पेट है, इधर एसोफेगस जुड़ा हुआ है, ए पेट है, इधर ये पाइलोरिक इंस्फिक्टर है और इधर जो है छोटी आंत कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ए पेट है, मान गए पेट के इस भाग में छल्ला होक रखा है, ठीक है, इस भाग में, तो क्या करेगा, इधर इसको काट कर हटा देगा और बाकी के जो होगा इसको जोड़ देगा ड्यूडेनम से, ठीक है ना। तो यही होता है गैस्ट्रिक रिसेक्शन में, समझिए। अब चौथा आता है यहाँ पे बिलरोथ 1 और बिलरोथ 2। अगर बिलरोथ 1 और बिलरोथ 2 एक सर्जरी है, दोनों अगर आप समझ लेते हैं तो बड़ी आसान हो जाएगा। बिलरोथ 1 में होता है कि इसे हम लोग गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी भी कहते हैं। इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटाने के बाद शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मानिए कि यह भाग है, ये पेट है इतना, ठीक है, बीच में पाइलोरिक है, पाइलोरिक वाल्व है और इधर भी जो है आपका छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, यह हमारा अमाशय है, बीच में पाइलोरिक वाल्व जोड़ने का काम करता है दोनों को, ठीक है। अब मानिए कि अमाशय में जो है मानिए कि अमाशय में जो है आपको इधर छल्ला हो गया, ठीक है, ये प्रभावित है, ये जगह प्रभावित है, ठीक है, प्रभावित है एंट्रम भाग। तो प्रभावित है तो करता क्या है कि यहाँ पे जैसे आप सीधा समझिए कि इसमें अमाशय के जितना भाग प्रभावित है ना, जितना भाग में छल्ला हुआ है, उतना भाग को हटाने के साथ इसमें जो शेष भाग बच जाता है उसको ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इसमें होता अंतर यही है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन से और बिलरोथ में अंतर यही है कि यह जो है दूरस्थ भाग मतलब उसके आसपास जो प्रभावित भाग है उसको भी हटा दिया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक रिसेक्शन में लिमिटेड भाग को हटाया जाता है, लेकिन बिलरोथ में आसपास के भी भाग को हटा दिया जाता है और बाकी के जो एकदम फ्रेश भाग बच जाता है जहाँ पे छल्ला का कोई नामो निशान नहीं है घाव का, उसको जो है ड्यूडेनम यानी छोटी आंत के पहले भाग से जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है और इसे ही हम लोग गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी कहते हैं। गैस्ट्रो मतलब पेट को संबोधित करता है, ड्यूडेनो मतलब ड्यूडेनम को, और दोनों के आपस में जोड़ना ही एस्टोमी गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है, इसे हम लोग गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी कहते हैं। बस आपको यहाँ पे करना क्या है कि ड्यूडेन के जगह पर ज्यूजेनम कर देना है। और आपको पता होगा कि छोटी आंत का एक भाग है ज्यूजेनम, ठीक है, जेजुनम। अब ये होता यह है कि अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को काट कर हटा देगा, ठीक है। और बाकी जो भाग है, अगर आपका अगर छल्ला, आपका अगर घाव छोटी आंत के ड्यूडेनम तक है, क्योंकि हम लोग देखें ड्यूडेनम अल्सर में, ड्यूडेनम में भी अल्सर बनेगा, तो अगर अल्सर आपके छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग तक प्रभावित कर दिया है तो उस कंडीशन में ड्यूडेनम को भी हटा दिया जाता है और और अमाशय में जहाँ तक प्रभावित है उसको भी हटा देगा और अमाशय के जो फ्रेश भाग है, जो सही भाग है, उसको डायरेक्ट ज्यूजेनम से जोड़ेगा, ड्यूडेनम से नहीं जोड़ेगा, ठीक है। तो यही आपका बिलरोथ 2 होता है, ओके। आगे चलिए, अब यहाँ पे टोटल गैस्ट्रोस्टोमी है। टोटल गैस्ट्रोस्टोमी कहने का मतलब है कि इस सर्जरी के दौरान पूरे अमाशय को ही हटा दिया जाता है। मान गए कि इधर उधर ठीक रहता है तब ना, आधा हटा देगा आधा जोड़ देगा, लेकिन अगर पूरा अमाशय ही गड़बड़ हो चुका है, पूरा अमाशय ही क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो इस कंडीशन में ओसोफेगस को ज्यूजेनम से जोड़ दिया जाता है और यह सर्जरी पेप्टिक अल्सर के गंभीर मामलों में किया जाता है। अब इसमें पेट को ही हटा दिया जाता है, यहाँ तक कि छोटी आंत के जो प्रथम भाग है ड्यूडेनम, उसको भी हटाया जा सकता है, तभी जाके आहार नाल को सीधा जेजुनम से जोड़ दिया जाता है, समझ गए। क्योंकि बीच में न पेट होता है और न छोटी आंत के प्रथम भाग होता है, क्योंकि यह दोनों गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, तो इस कंडीशन में सीधा आहार नाल एसोफेगस को ज्यूजेनम से जोड़ दिया जाता है, बीच में पेट उट को हटा दिया जाता है, ठीक है। और यह गंभीर मामलों में टोटल गैस्ट्रोस्टोमी होता है, ठीक है। तो यह सर्जरी है। वैगोटोमी में वेगस नर्व को हटा दिया जाता है, पाइलोरोप्लास्टी में
पाइलोरिक इंस्फिक्टर को जो है शिथिल कर दिया जाता है। एंड गैस्ट्रिक रिसेक्शन में आमाशय के कुछ भागों को जो है हटाया जाता है और ड्यूडेनम से जोड़ा जाता है। बिलरोथ 1 में क्या होता है कि आमाशय के दूरस्थ भाग सहित जो प्रभावित क्षेत्र है आमाशय का उसको हटाकर जो है ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है। बिलरोथ 2 में होता यह है कि आमाशय के प्रभावित भाग से लेकर दूरस्थ भाग यानी ड्यूडेनम तक हटा दिया जाता है और आमाशय के फ्रेश भाग को ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। एंड छठा में कंप्लीट आमाशय को ही हटा दिया जाता है, सीधा आहार नाल को एसोफेगस को सीधा जो है कनेक्ट कर दिया जाता है ड्यूडेनम से, इसीलिए इसे टोटल गैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं। और यही जो है आपका प्रश्न था, 2 काफ़ी खूबसूरत प्रश्न मैंने पढ़ा दिया। अब आपका काम है इसे रिवाइज करना, दिमाग में डालना। ओके, धन्यवाद।